नॉर्थ ईस्ट बहुत लंबे समय तक भारत के दूसरे हिस्सों से कटा रहा। अभी लगभग 2010, 12, 14, 15 के बाद में नॉर्थ ईस्ट की खबरें उतनी आने लगी। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था हमको पता है। और ये एक फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हम जिसको कहते हैं, 7 सिस्टर्स का नाम बच्चा नहीं ले सकते। हम लोग उनको चिंकी, चीनी और इस तरह से हम लोग बोलते हैं। विगाववादी ग्रुप जो नागालैंड में रहा, उनका तो अपना एक गवर्निंग सिस्टम है, उनकी अपनी एक पैरेलल सरकार जैसी चलती है। वो लोग टैक्स ले रहे हैं वहां पे लोगों से, और ये सब सालों से चला आ रहा। और किन लोगों के साथ आपने एक्सपीरियंस रहा है आपके रहने का या उनको नजदीक से जाना है? मॉल में एक हेडहंटर कम्युनिटी होती है। वो हेडहंटर कम्युनिटी जो बेसिकली कोन्याक ट्राइब्स है, और वो जब आपस में कुछ ट्राइब्स लड़ते थे तो जो जीतता था वो सामने वाले का सिर काट करके और अपने घर के बाहर लटका। जिसके घर के बाहर जितने सर लटके होते थे वो उतना शक्तिशाली माना जाता। जिद करके हम गए मॉल में, 3 हेडहंटर्स हमको मिले। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हम नहीं करते तो वो कर देता। ट्राइब्स में लड़ाइयाँ, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ वॉर। नॉर्थ ईस्ट को बिगाड़ने में एक सुनियोजित रूप से वेल प्लान्ड, काफी हद तक सफल विदेशी ताकतों को इन्वॉल्व किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट को उस धर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देशिकास चैनल। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं मिस्टर निखिल दवे जी। आज हमने हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने उनकी लाइफ जानने के लिए मिस्टर निखिल दवे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी लाइफ जानने की कोशिश करी है। वे जब अलग अलग ट्राइब्स के लोगों से मिलते हैं तो कैसा रहता है उनका एक्सपीरियंसेस, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह से वो लोग रहते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज उन्होंने हम सबको बताने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि यह पॉडकास्ट आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएगा, हमारी ट्राइब्स की अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताएगा, और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को। आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। मिस्टर निखिल दवे जी, वेलकम टू देशिकास चैनल। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ बुलाया और मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा जो आपके लिए काफी मेमोरेबल रहा हो? सो हम लोग लगभग 48 घंटे 48 आवर्स हम लोग उनके साथ में रुके, कडेनियों के साथ में, और मजेदार होता था। लेकिन हमने वहां देखा कि उन बच्चों को तो पता भी नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, स्कूल क्या होता है, ये सब उनको पता भी नहीं, क्योंकि वो लगातार चल रहे हैं। पैदल चलना ही उनका जीवन है, भेड़ बकरी ऊंट यही उनका जीवन है। तो छोटा सा बच्चा भी वहां काम सीख जाता है। 3 साल 4 साल का बच्चा जो है वो पानी भर के लाने का, तो भले ही वो छोटा छोटा सा एक केन उठा करके लाएगा, आटा लगा देगा, बर्तन धोने की कोशिश करेगा, वैसे वो काम सीखते जाते। हम लोग जब रुके थे तो एक 6 या 7 साल की एक बच्ची थी। तो ये लोग मक्की की रोटी बनाते हैं, मक्की के आटे की रोटी बनाते हैं। आप और आपकी वाइफ रुके थे? हाँ, मैं और मेरी वाइफ वहीं रुके थे। रात उसी खेतों में ही हम लोग रहे थे। तो वो जब रोटी बना रही थी तो वो हाथ से ऐसे रोटी थेपना होती है। तो मेरी वाइफ ने सोचा कि मैं भी, बच्चों से बात भी हो जाएगी, मैं इंटरेक्ट कर देती हूँ। उसने भी रोटी ली और उसने थेपने की कोशिश करी। स्वाभाविक रूप से हमको घरों में इन लोगों को आदत नहीं होती है वैसे थेपने की। तो वो बच्ची जो है वो बोलती कि दीदी दीदी आप रहने दो। मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो धीरे थेप रही थी और उसको लग रहा था कि लेट हो रहा है खाना बनने में। तो वो लेकर के, तो वो छोटी सी बच्ची जो है वो उस काम में लग गई और वो कर रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैंने कोशिश करी, लोग बकरी के दूध पीते हैं, हमने कोशिश करी कि बकरी से हम दूध निकालने की कोशिश करें। गाय वाय का तो एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो बकरी से जब हम दूध निकालने गए तो थोड़ी देर में अंगूठा दुखने लगता है, क्योंकि अगर दूध निकाल रहे हो तो थोड़ी देर में अंगूठा दुखने लगता है। वो बच्चा जो है वो उसमें पारंगत है, वो बढ़िया कर रहा है। तो जैसा जिसका लाइफ होता है ना, वो उस स्किल में अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो भी मुझे लगता है कि शायद ये भी एक चीज डिफरेंशिएट करती है गाँव को और शहर को और लोगों के स्किल्स को, वो भी होना जरूरी है। तो वो लोग फिर बेसिक अपना पढ़ना या लिखना? नहीं, कोई पढ़ना लिखना नहीं होता है। पढ़ना लिखना जैसी चीज उनके पास है ही। उनके लिए पढ़ाई मतलब क्या है कि रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं वो लोग बेसिक? नहीं, रीडिंग छोटा बच्चा तो नहीं कर पाता है। जो उनके साथ में जो उनके पिताजी दादाजी वगैरह जो रहते हैं, वो इतना पढ़ लेते हैं कि दुकान का नाम कुछ लिखा है या बस काफी हो गया, इतना पढ़ लिया तो बहुत हो गया। अब हम लोगों ने जैसे उनसे बात किया कि आप इतना चल रहे हो, आप
6 महीने के लिए घर से लगभग निकलते हो, तो कोई बीमार पड़ गया तो आप क्या करोगे? तो बीमार पड़ गया तो उनको ये पता है कि यहाँ सरकारी अस्पताल में मेरे को जाकर के इलाज करवाना है, इतना उनको नॉलेज है। तो उनको लाइफ स्किल्स के बारे में पता है, उनको एकेडमिक्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन दे नो द लाइफ स्किल्स। उनको ये पता है कि मुझे अपनी भेड़ के लिए या जो ऊंट होता है, तो उस क्षेत्र में जहां हम रुके थे वहां पर लहसन बनता, लहसन की खेती होती थी, बनता है, लहसन की खेती होती थी। सो वो उसका चारा जो बच जाता है उसमें से वो ऊंट को खिलाने के लिए वो ले जाते हैं। तो उनको ये पता है कि मुझे उस किसान से जाकर के कैसे बात करनी है और उससे मेरे को वो लहसुन का जो बाद का जो वेस्ट है, वो लहसुन के पौधे का, वो मुझे लेना है। सो दे नो द लाइफ स्किल्स। उनको अपने जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो उनको पता थी। एक मजेदार बात ये थी कि उसमें से एक व्यक्ति था, उसका बेटा जो है वो कॉलेज पढ़ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपका बेटा जो है वो पढ़ रहा है, और वो तो उसने बताया कि उसकी जो बीवी थी, उसकी बीवी को पाँव में कुछ लग गई, तो वो उतना पैदल नहीं चल सकती। तो जब ये निकलने लगा तो इसकी बीवी जो है वो घर पे रहती थी, ये जाता था, बीवी घर पे रहती थी। तो उस बच्चे को कहीं स्कूल में कोई जाते रहे होंगे उनके गांव में बच्चे, तो बच्चा जाने लग गया। और वो लड़का जो है वो उस पूरी मंडली में एकमात्र वो लड़का उसका आदमी का लड़का था जो कॉलेज कर रहा था, नहीं तो किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो कई बार ऐसा भी होता है, वो अगर देखा जाए तो वो जिसको हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बीवी के पाँव में लग गई तो बच्चे को ले जा नहीं सकती थी, तो बच्चा गांव में रह गया तो स्कूल जाने लग गया और कॉलेज चला गया। तो ऐसा भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते, वो लोग पढ़ाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन वैसी सुविधाएं, वैसी परिस्थितियां उनकी नहीं। और किन लोगों के साथ आपने एक्सपीरियंस रहा है आपके रहने का या उनको नजदीक से जाना है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स जिनके साथ में हम रहे। तो पता नहीं, मुझे मेरी वाइफ बोलती है कि जैसे हम लोगों का ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरी वाइफ का एक ड्रीम है कि वो भारत की सारी बॉर्डर्स देखे और बॉर्डर के लास्ट पोस्ट जहां तक पॉसिबल हो वहां तक जाकर के देखे, और काफी कुछ वो कर भी चुकी है। और ये चीज वो कर रही है, मुझे लगता है कि शायद 8-10 साल से वो कर रही होगी, तो वो काफी कुछ उसमें कर चुकी है। तो मैं, ऐसा होता है कि मैं जहां जहां ट्राइब्स हैं वहां मैं साथ में जाता हूँ, नहीं तो वो सोलो ट्रैवलर की तरह जाती है, अकेली जाती है। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ट्राइब्स में है। तो मुझे ऐसा, कई बार मेरे दोस्त मजाक में बोलते भी हैं कि ये पिछले जन्म में ट्राइब था या पिछले जन्म में आदिवासी था, तो शायद हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स देखे, जैसे हम लोग नागालैंड गए थे। नागालैंड में पूरा जो नागालैंड है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ट्राइब के हिसाब से बांटे हैं, ऐसा बताते हैं। कहीं पे आओ ट्राइब ज्यादा है तो उनका एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, कहीं पे जो है वो कोनियाक ज्यादा है तो उनका एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ऐसे अलग अलग ट्राइब्स के वहां डिस्ट्रिक्ट बांट। तो मॉन जाना था मुझे, मैंने काफी सुना था मॉन के बारे में, और मॉन में सुना था कि मॉन में एक हेड हंटर कम्युनिटी होती है। वो हेड हंटर कम्युनिटी जो बेसिकली कोनियाक ट्राइब्स हैं, और वो जब आपस में कुछ ट्राइब्स लड़ते थे तो जो जीतता था वो सामने वाले का सिर काट करके और अपने घर के बाहर लटका, और जिसके घर के बाहर जितने सर लटके होते थे वो उतना शक्तिशाली माना जाता। सरकारी रिकॉर्ड्स में वो हेड हंटर्स वाला जो काम था, जो प्रथा थी, वो बहुत पहले खत्म हो गई। लेकिन मुझे एक जिद थी कि मुझे वो देखना है। सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, मॉन नहीं जाना, मॉन नहीं जाना, क्योंकि वहाँ का हर तरह का चैलेंज है, लैंग्वेज का। फिर हम वेजिटेरियन लोग, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना मतलब वो अपने आप में एक बड़ा अजूबा है कि तुम खाओगे क्या। और मेरे जैसा वेजिटेरियन जो सब्जियां भी नहीं खाता है जो चीज और पनीर पर जिंदा रहने वाला आदमी है, तो मेरे लिए तो और भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी हम जिद करके हम गए मॉन में। तो मॉन में हम उन हेड हंटर्स, 3 हेड हंटर्स हमको मिले। अभी ईश्वर करे जीवित होंगे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे तीनों हेड हंटर्स। और उन लोगों से हम जब मिले तो भाषा की तो स्वाभाविक रूप से एक दिक्कत होती है, वो हमारी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हम नहीं करते तो वो कर देता। तो बहुत ही सिंपल सा उनका लॉजिक था कि मैंने उसका सिर इसलिए काट करके लाया क्योंकि अगर मैं नहीं लाता तो मेरा कटा हुआ उसके यहाँ होता। तो उसके लिए बहुत ही कैजुअल सी बात थी। वो ये नंबर बताने को तैयार नहीं था कि उसने कितने काटे, कितने सर काट करके उसने अपने घर के बाहर लगाने। लेकिन हाँ, हो सकता है डर हो या पता नहीं, जो भी कारण हो, वो छुपाना चाहते हो, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स में तो हेड हंटिंग की घटनाएं 40s 50s में खत्म हो गई है। और
गांव वालों से पूछो कि कितने काटे, तो गांव वाले बताते हैं कि काटे होंगे 40-50। तो उनके लिए 40-50 लोगों का, और वो वहां का आप जब पूरा एक उस एरिया के डेमोग्राफीज को आप समझेंगे तो काफी कुछ चीजें ठीक भी होती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि ट्राइब्स में लड़ाइयां मतलब इट वाज काइंड ऑफ वॉर। मतलब दो गुटों में लड़ाई जैसा छोटी सी चीज नहीं थी कि वो 4-6 लोग आपस में लड़ लिए, ऐसा नहीं था। 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 एक सेना की तरह लड़ते। तो हो सकता है कि कभी ऐसा उनके पूरे लाइफ स्पैन में हो सकता है वो सैनिक रहा हो तो उसने ऐसा कर लिया। और मजेदार जगह है, हम जब गए तो वहां लोंगवा करके गांव है, अब तो काफी मतलब टूरिस्ट स्पॉट की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है। सो लोंगवा में वो जो ट्राइब है कोन्याक ट्राइब को भारत की एक सबसे ज्यादा वॉरियर ट्राइब माना जाता है, सबसे लड़ाका ट्राइब माना जाता है कोन्याक। तो कोन्याक ट्राइब का जो एक उस एरिया का जो राजा था उसको अंग बोलते हैं, अंग। अब वो जो अंग का घर था, उस अंग का घर काफी आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे भी। अब तो वो आधा घर भारत में और आधा घर म्यांमार में। तो अंग से हमने पूछा मजाक में, तो बोलता है कि मैं खाता भारत में हूँ और सोता म्यांमार में। और उसकी शायद 2 या 3 वाइफ्स थी, तो कुछ भारतीय थी कुछ म्यांमार की थी। अच्छा। और उसने हमको पैदल पैदल म्यांमार तक भी ले गया, क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, और वहां पर एक लोकल परमिट है उस ट्राइब के लिए शायद कि वो लोग कुछ किलोमीटर तक आपस में आ जा सकते हैं। आप लोग भी फिर वहां पर? हाँ, आप लोग भी जा सकते हैं। मतलब वहां आपको वो ऐसा लगता ही नहीं कि ये बॉर्डर है, एक सड़क का इस पार म्यांमार, सड़क का उस पार भारत, ऐसा लगता है वो। तो वो बहुत ही मजेदार जगह है। और मुझे लगता है कि जब कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो अभी क्या हो गया ना कि सोसाइटी बहुत अजीब से दौर में है। हम लोग सब अपने आप में इतना बंद गए हैं, इतना हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम लोगों ने ट्रैवल को ना चेंज के लिए मान लिया कि मुझे कुछ चेंज चाहिए तो मैं ट्रैवल कर देता हूँ। सो इट इज गुड कि आपको चेंज चाहिए तो आप ट्रैवल करिए, लेकिन ट्रैवल ना आपके एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ट्रैवल आपके नॉलेज गेन के लिए होना चाहिए। चेंज तो उसका एक पार्ट है। और जितना मुझे लगता है कि जितना खेलों से और जितना ट्रैवल से आदमी सीख सकता है जीवन में ना, उतना वो किसी दूसरी चीज से शायद ही सीख पाए। आप किताबें पढ़ के उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप ट्रैवल करके सीख सकते हैं। आपको नए लोग मिलते हैं, नई जगहें मिलती हैं। और अब क्या हो गया है कि ट्रैवल के नाम पर हम जाते हैं, तो मैं इंदौर से निकलता हूँ ट्रैवल के लिए और मैं सोचता हूँ कि मुझे गोवा में एक बहुत अच्छा सा रिसोर्ट लेना है, मैं उस रिसोर्ट में 3 दिन रहूंगा, वहीं बीच किनारे में पड़ा रहूंगा। मेरे लिए ट्रैवल वही है। तो मुझे अगर यही करना है तो शायद मैं कोई इंदौर में रिसोर्ट देख लूँ, हो सकता है कोई बन गया हो जहाँ पर पानी हो, थोड़ा सा रेत वेत जिसने डाल दिया हो, ऐसे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं और अगर आप वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को देखना चाहें, वहाँ की सोसाइटी को देखना चाहें, तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं। हम लोग स्पीति गए एक बार, स्पीति वैली है हिमाचल में। आप इमेजिन करिए वो वैली जहां पर -20, -25, -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जो 6 महीने तक कट ऑफ हो जाती थी पूरे दुनिया से। वहां हमारी बात हुई तो वहां एक टीचर हमको मिले, वो टीचर से हमारी मजेदार बात हुई। हमने पूछा कि जब बर्फ हो जाती है तो आप लोगों के यहाँ छुट्टी हो जाती है, वहां बर्फ में स्कूलों की और सबकी छुट्टियां होती, तो आप लोग क्या करते हो? तो बोले कि हमारे यहाँ एक काम होता है पानी ढूंढना। मैंने कहा पानी ढूंढना ये कौन सा काम हुआ? तो बोले क्या होता है कि पानी तो आना बंद हो गया, चश्मे होते हैं, पानी चश्मे से पानी आता है, जो झरनों के वो पानी और इससे आता है, वो बंद हो जाता है। तो बोले हमारे लोग निकलते हैं पानी ढूंढने के लिए, और वो एक स्टिक लेकर के जाते हैं और बर्फ में खोद खोद करके देखते हैं कि नीचे कहीं बर्फ के नीचे पानी कहाँ से बह रहा है, कहाँ वो झरना बह रहा था, कहाँ जो है वो नहर जैसी छोटा सा पानी का कोई रास्ता निकल रहा हो। तो पानी ढूंढने निकलते हैं साहब, 2 लोग निकलते हैं पानी ढूंढने के लिए। पानी मिल जाता है तो उन 2 में से एक आदमी लौट करके आता है और बताता है कि उस फलानी जगह पे पानी है। तो बाकी लोग जो है घर के वो कपड़े लेकर के जाते हैं और वहां हम कपड़े धोते हैं। तो पानी जो पीने के लिए ढूंढा जाता था पहले, वहां कपड़े धोने के लिए और इन सारी चीजों की। तो बोला हम इस तरह से अपना एक टाइम पास भी करते हैं। फिर बोला हमारी बात क्या होती है, चूंकि अखबार नहीं है, लाइट्स नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा बात क्या करते हो? तो बोले बात ऐसी करते हैं कि यार वो एक कुत्ता था, वो 3-4 दिन से दिख नहीं रहा है, चलो उस कुत्ते को ढूंढने। तो 4-6 लोग मिलकर के उस कुत्ते को ढूंढने, क्योंकि समय भी व्यतीत करना है और खुद को खुश भी रखना है ना। नहीं तो हम उस डिप्रेशन में ही आते जाएंगे कि अच्छा उस समय वहां खेती भी नहीं हो सकती, वहां कुछ काम नहीं होना है।
तो इसी तरह की चीजों में लोग इन्वॉल्व रहते थे। अब तो धीरे धीरे लाइट, मोबाइल, टूरिज्म, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो अब चेंज हो गया। नहीं तो ये भी एक लोगों का लाइफस्टाइल था। हम शायद 4 घंटे 6 घंटे इतनी कठिन परिस्थितियों में नहीं निकाल सकते, वो लोग 6-6 महीने निकालते हैं और अच्छे से निकाल रहे हैं। वो लोग वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, वो वहीं रहना चाहते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस करने की चीज है। आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया, तो ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स में काफी ज्यादा दंगे होते हैं, हम लोग हमेशा इसके न्यूज में रहते हैं। पर आपने बाकी जगह भी ट्रैवल करा, बाकी जगह भी ट्राइब्स है, तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है? ट्राइब्स तो बाकी जगह भी है। देखिए क्या हुआ ना कि इसको ना थोड़ा हमको हो सकता है कि ये मतलब ये बात होने के बाद में आप बोल रहे हैं कि ये थोड़ा कम्युनल टाइप का बात है ये, लेकिन ये कम्युनल नहीं है। ये अगर वैसे हम देखेंगे तो ये एक फैक्ट है। नॉर्थ ईस्ट बहुत लंबे समय तक भारत के दूसरे हिस्सों से कटा रहा। अभी लगभग 2010, 12, 14, 15 के बाद में, 2014 के बाद में ज्यादा कहना चाहिए, 15 के बाद में नॉर्थ ईस्ट की खबरें उतनी आने लगी। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था हमको पता नहीं था। और ये एक फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हम जिसको कहते हैं, 7 सिस्टर्स का नाम बच्चा नहीं ले सकता, उसका कैपिटल का नाम नहीं ले सकता। हम लोगों ने उन लोगों के साथ में वैसा बिहेव किया। हम लोग उनको चिंकी, चीनी और इस तरह से हम लोग बोलते आ रहे थे। और ये बड़ा ही अजीब सा था ना। आप जिस देश में आप रह रहे हो, उसी देश के दूसरे कोने में रहने वाले को आप विदेशी नाम, विदेशी का ठप्पा लगाओगे, तो ये उसके लिए भी ठीक नहीं था। फिर 100% मतलब मेरा अनुभव अभी तक का ये है कि नॉर्थ ईस्ट को बिगाड़ने में एक सुनियोजित रूप से, एक वेल प्लान्ड और काफी हद तक सफल विदेशी ताकतों को इन्वॉल्व किया गया। नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स थे, सब लोग ट्राइब्स थे, उनके अपने रिचुअल्स थे, उनके अपने ट्रेडिशंस थे, उनके अपने फेथ थे। वो हिंदू फेथ से मेल खाते रहे हो, सनातन से मेल खाते रहे हो, या वो पहाड़ों को पूज रहे हैं, वो किसी पत्थर को पूज रहे हैं, वो किसी पेड़ को पूजते थे। उनका अपना शादी का एक तरीका था, उनका अपना एक लाइफस्टाइल था, उनकी अपनी एक पूजा पद्धति थी। आप उसको टोने टोटके का नाम दे दीजिए, आप उसको चाहे जो नाम दे दीजिए, लेकिन वो उस तरह से जी रहे थे। बाहर से कुछ लोग आए, उन लोगों ने वहां पर, जैसा कि देश के कई हिस्सों में हुआ, इस सेवा के नाम पर आए और उसके बाद में वहां अपने धर्म का प्रसार किया। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो सभी समझते हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को उस धर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद में जो आप अभी बात कर रहे थे इलेक्टोरल राइट्स के और सारी चीजों के, मुझे लगता है उसके बाद में ये सारे प्रॉब्लम शुरू हुए, क्योंकि बाहर से जो शक्तियां आई थी, जो बाहर से जो लोग आए थे, उन लोगों का अपना एक कमिटमेंट था अपने रिलीजन के प्रति, या जहां से वो आए थे उसके प्रति, या किसी भी चीज में। तो वो लोग अपने जैसा उसको ढालना चाहते थे, और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही घातक था कि ये एक सुनियोजित तरीका था कि लोगों के कल्चर को बदल दीजिए, लोगों के ट्रेडिशन को बदल दीजिए, तो लोग उस समग्र के अस्तित्व को नकारने लग जाए, लोग अपने आप को बाकी भारत का हिस्सा ना माने। ये शायद थॉट प्रोसेस उस समय रहा होगा, लेकिन उसमें एक बड़ा, मुझे लगता है कि हम लोगों के सरकारों से जो कमी हुई कि इतने सालों की सरकारों ने उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों मील की सड़कें जो है वो खाली पड़ी हैं, वहां कोई सड़क नाम की चीज नहीं है, वो कच्चे में ही चल रहे हैं। आप उसको नेशनल हाईवे का नाम देते, वो नेशनल हाईवे जिसमें 50 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटे लग रहे हैं, आप उसको नेशनल हाईवे बोलते आ रहे थे। तो आपने वहां उस तरह के डेवलपमेंट के कामों पर ध्यान नहीं दिया, आपने डेवलपमेंट के कामों पर ध्यान नहीं दिया, आपने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, आपने उन लोगों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, और किसी भी तरह से आपने उनको मेन स्ट्रीम में, या जिसको तथाकथित रूप से मेनलैंड इंडिया कहा जाता है, उसमें इन्वॉल्व करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर एक भावना आई कि भाई हम तो ऐसे ही थे, हम अलग थलग रहे। तो और उस भावना को बल दिया उन विदेशी ताकतों ने कि तुम तो अलग हो, तुमको अलग रखा गया है, उनको और भड़काया गया, और वो भड़काने में धीरे 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 अलगाव पैदा हुआ। तो जो मिजो और ब्रू की जो लड़ाई जिसके आपने जिक्र किया,
वो लड़ाई भी लगभग वैसी थी कि मीजो कुछ साल पहले तक कुछ और थे, बाद में कन्वर्जन हुआ। उसके पहले तक ठीक है, आपस में ट्राइब्स जैसे लड़ते थे वैसा उनका एक वो चलता रहता था कि भाई एक गांव में एक मेड़ पे अगर दो किसान है तो किसानों में झगड़ा होता था आपस में कि मेरा हिस्सा है, तूने इधर खींच लिया, तूने उधर खींच लिया, उतना तक था। बड़े दंगे के लिए उसको आपने सुनियोजित दंगे का रूप दे दिया। इट वॉज नॉट, मतलब ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं थी। इस घटना के पीछे निश्चित रूप से कोई ताकतें थी। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जिसको कहना चाहिए कि सोसाइटी को गवर्न करने का एक पूरा रैकेट जैसा तैयार किया गया। और उस रैकेट का इन्वॉल्वमेंट जब आप देखेंगे तो जो म्यांमार बॉर्डर हो या जो बॉर्डर्स लगी, बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां से जो अवैध चीजों का आना जाना है, मुझे लगता है कि ये सारे रैकेट्स उसमें भी कहीं इन्वॉल्व रहे होंगे। जितने भी यूजी ग्रुप्स हम देखते हैं, वो यूजी ग्रुप्स जो है वो ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जहां से ड्रग्स भी आता है, जहां से शराब की भी तस्करी होती है, जहां से लकड़ी की भी तस्करी होती है, जहां से सारी तस्करियां और सारा लीगल इलीगल व्यापार का रास्ता वही है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि शायद जब हम कहना बहुत आसान, मतलब लोगों ने बोला कि आप हर बात में जैसा पॉलिटिकल आरोप लगते हैं कि कोई बोल दे कि विदेशी ताकतें, तो इसमें तो साफ दिखता है कि विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट था। इतना छोटा सा ट्राइब इतनी बड़ी सारी चीजें कैसे कर सकता है? अब देखिए, अभी जो ट्राइब्स हैं उनके पास में सारे आधुनिक हथियार हैं। और नागालैंड को जो लोग, नागालैंड के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप जो था, अलगाववादी ग्रुप जो नागालैंड में रहा, उनका तो अपना एक गवर्निंग सिस्टम है, उनकी अपनी पैरेलल सरकार जैसी चलती है। वो लोग टैक्स ले रहे हैं वहां पे लोगों से, और ये सब सालों से चला आ रहा। जब आप अभी जाकर के नॉर्थ ईस्ट देखते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग लगता है। मेरा सभी जितने दर्शक हैं उन लोगों से भी मैं आपके एक बात कहना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाएं, और अपने साथ नॉर्थ ईस्ट आज से 20 साल पहले जो आदमी कभी गया हो उसको लेकर के जाए। एक बार वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि ये कैसा था, और अब आप देखिए कि ये कैसा है। तो जो चेंज हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो अगर शायद कुछ साल पहले हो जाता तो इतना सब जो अभी इन दिनों जो राइट्स और जो सारी चीजें हमको देखने को मिल रही, शायद वो नहीं होती, चीजें कंट्रोल। हम चाइना की बॉर्डर तक अब हम सड़क बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास रास्ते ही नहीं थे। चाइना कभी भी घुसने की हिम्मत करता था। तो ये डेवलपमेंट हर तरह से जरूरी है, उस सोसाइटी के लिए भी जरूरी है, देश की बॉर्डर, देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, और एक इंसान के नाते भी जरूरी है कि वो किसी छोटे लालच में आकर बहक ना जाए। इसलिए भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारी सुविधाएं वहां पहुंचाए जिन सुविधाओं से उसके भटकने या बहकने की संभावना बढ़ती। आपने उन लोगों से बात करी है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, आपने बताया था कि आप वहाँ पे गए, तो अभी उनका भारत के प्रति क्या सोच है? 20 साल पहले और अभी में भी कुछ सोच में बदलाव आया है, या अभी तो हम लोग और ज्यादा राइट्स देख रहे हैं, कभी कुछ 1 साल से, तो फिर से वही सारी चीजें उनके माइंड में है भारत के प्रति, या अलग अलग समुदाय के अलग अलग विचार है? नहीं, देखिए, एक बात तो तय है, जैसे हम लोग नागालैंड गए तो नागालैंड से लगा हुआ म्यांमार बॉर्डर था जी, पोरस बॉर्डर होने की वजह से आने जाना होता। तो जो लोंगवा गांव जिसकी मैं बात कर रहा था, लोंगवा गांव के लोगों का ऐसा कहना था कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन और दवाइयां लेने के लिए वो लोग इधर आते थे, राशन लेने म्यांमार से इधर आते थे। तो उनका इंटरेस्ट उधर जाने में तो बिल्कुल नहीं है। वो ट्रेड के लिए या किसी दूसरी चीजों के लिए, उनकी चूंकि रोटी बेटी का संबंध है उन गाँव में, म्यांमार के गाँव में, तो आना जाना वैसा होगा, लेकिन वो अपने आप को उस तरह से म्यांमार का हिस्सा नहीं मान सकते। बाकी बचे हुए नॉर्थ ईस्ट की भी अगर हम बात करें तो लालच देकर के आप निश्चित रूप से किसी को कुछ समय के लिए तोड़ सकते हैं कि उसको आप अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक वाइडर स्केल पर देखते हैं, जब चीजों को पैन तरीके से देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पार्टिसिपेशन अब बढ़ने लग गया है भारत के डेवलपमेंट में भी, और भारतीय सरकार का भी उधर कंट्रीब्यूशन अब बढ़ने लग गया है। तो लोग वापस से वो चीज मान रहे हैं कि नहीं, हम भारत का हिस्सा हैं। और जब ये चीज डेवलप हो रही है बड़े वर्ग में, तो निश्चित रूप से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ये चैलेंजिंग लग रहा है कि अब तो लोग हमारी बातों से अब छूट रहे हैं, या हमारे कब्जे में लोग उतना नहीं बचे, अब हमारी बातों में उतना लोग नहीं आ रहे।
तो वो सेपरेटिस्ट ग्रुप जो होगा वो अपने आप को ज्यादा हावी दिखाने की कोशिश वहां करेगा, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देंगे, ये होगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकारें अब उस और ध्यान दे रही हैं, जिस तरह से अब डेवलपमेंट उस दिशा में जा रहा है, जिस तरह से वहां के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमारे सिस्टम के प्रति बढ़ते जा रहा है, ये सब चीजें भी 2-4 साल में खत्म हो जाएंगी। बहुत आपकी जर्नी के बारे में मुझे जानना था कि आपकी सबसे बेस्ट पार्ट, आप जो भी जितना भी काम करें, आप ट्रैवल भी करते हैं, इसके अलावा आप एक एनजीओ चलाते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, आपको सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है इस पूरे से? मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगता है खाना और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी है खाने को खत्म करना। तो पता नहीं, मतलब मैं अपनी जर्नी तो वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं मैं तो बहुत ही जिसको बोलना चाहिए कि आलसी आदमी हूँ। मेरा उठने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, मैं एकदम फूडी टाइप का आदमी हूँ। तो वैसा नहीं है कि मैं अपनी जर्नी को वैसे बताऊं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको वैसा मतलब एक कोशिश करना चाहिए अपनी लाइफ में कि जो मोनोटोनस लाइफ या जो लाइफ का एक हम लोगों को हमारी अपब्रिंगिंग में जो चीजें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं कि तुम बड़े होगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी संभालोगे, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके साथ में कुछ चीजें दूसरी भी ऐड करिए। वो चीजें हमको ऐड करना चाहिए कि भाई मैं घूमूंगा, मैं अपने से डिफरेंट लोगों को एक्सपीरियंस करूंगा, मैं अपनी सोसाइटी जिसमें मैं रह रहा हूं, मैं उसको एटलीस्ट उतना छोड़ करके जाऊं जितना मैंने पाया है, उससे ज्यादा कोशिश करूं कि वो बिगड़े ना, उतना वैसा को वैसा मैं छोड़ जाऊं, ये भी पर्याप्त। और एक चीज जो सबसे जरूरी है कि हम अपनी पूरी लाइफ में ये याद रखें कि हमको याद नहीं होगा कि आज मान लीजिए कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, जो भी है, तो आज से 100 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था, हमको याद नहीं होगा। हम याद नहीं कर सकते कि आज से 40 साल पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, जनरल नॉलेज जो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं वो ध्यान रखें, लेकिन हम लोगों ने याद रखा जिसने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हमको लगभग हर कालखंड का वो व्यक्ति याद होगा जिसने सोसाइटी को कुछ दिया है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सुकरात हो, बड़े फिलोसफर्स रहे हो, या इस तरह के जो लोग रहे, मान लीजिए तुलसीदास है, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया। तो इस तरह के लोग हमको याद रहते हैं, इतना बड़े स्केल पर तो नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली ट्री में याद रखने लायक कुछ काम कर रहा हूं। इतना हमको कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ बच्चे पैदा कर लिए तो सब इसने 5 बच्चे इसके थे उतना याद ना हो, उसके अलावा भी याद हो कि इसने ये कुछ एक बेहतर काम किया था जो परिवार, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, वो उससे बाहर था। तो उतना अगर हमने कर लिया तो मुझे लगता है पर्याप्त है हमारी। आपने इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर बात करना चाहेंगे, लेट टॉक, फर्स्ट सोशल कल्चरल इवेंट ऑफ भारत। उसके बारे में अगर हम ऑडियंस को, शायद इंदौर, हम लोग ये शूट इंदौर में कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, भारत में बाकी लोग नहीं जानते होंगे शायद इस फेस्ट के बारे में, तो आप उसके बारे में भी बता पाए। सो लेट टॉक एक मजेदार, मतलब उसकी शुरुआत बड़ी मजेदार है। कुछ ऐसे ही हम 4-5 दोस्त बैठे थे और एक थॉट निकला कि भाई कुछ करना चाहिए। तो पहले ये था कि एक बार करते हैं, तो क्या करते हैं, तो सबका थॉट था कि कोई लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा नॉन लिटरेचर टाइप का आदमी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कोर लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, मेरी रीडिंग हैबिट्स थोड़ी अलग तरह की है। तो मैं था कि नहीं भाई, लिटरेचर फेस्टिवल तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। तो सोचा क्या हो सकता है, तो उसके पीछे एक बड़ा थॉट ये था कि देखिए इंदौर इतना खूबसूरत शहर, इंदौर वो शहर है, इंदौर के लोग जो है वो इंदौरियत को जीते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे शहर होते हैं जिनको जहाँ के लोगों को अपना ही शहर लगता हो, बाकी सब उसके सामने छोटे लगते हो। उसमें से एक शहर है इंदौर की, शहर है तो इंदौर है। लेकिन इंदौर में इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इतना मेडिकल हब है, बिजनेस का सेंटर है इंदौर। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, मतलब राजधानी भरी मध्य प्रदेश की भोपाल हो, लेकिन पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं कि वेव डेवलपमेंट का काम होता है तो वो इंदौर से ही होता है, माहौल इंदौर से ही बनता है। इतना सब कुछ इंदौर में है, लेकिन इंदौर की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है।
आर्ट कल्चर में इंदौर इतना डेवलप है, हमारे यहाँ इंदौर में लगभग सारे त्योहार मनते हैं। मान लीजिए कि कोई पूर्वांचल का त्योहार है छठ, वो भी हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ ओणम पोंगल भी मनता है, हमारे यहाँ क्रिसमस भी मनता है, हमारे यहाँ ईद भी मनती है, दिवाली भी हमारे यहाँ बनती है, हमारे यहाँ सब, हमारे यहाँ लोहड़ी पे भी बड़े फंक्शंस होते हैं एक एरिया में। तो हर तरह का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंदौर की नहीं है। हम कल्चरली रिच हैं, हम ट्रेडिशन के हिसाब से रिच हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बिजनेस हब है, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो सोचा कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शहर के लिए खड़ी होनी चाहिए, और ये चीज साबित होनी चाहिए कि इंदौर में लोग सिर्फ ऐसे त्योहार नहीं मनाते हैं कि सड़कों पर नाच रहे हो। इंदौर में किसी इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम को भी हम फेस्टिवल की तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि कुछ वैसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कोर लिटरेचर का नहीं होगा। सो इसमें जो लिट चौक में जो लिट है, दैट इज नॉट लिटरेचर। वो लिट जो है वो थोड़ा जेंजी वाला जैसा कि दिस इज वेरी लिट। लिट मतलब लाइटनिंग वाला लिट है वो, जिसको जेंजी यूज करता है। तो वो लिट और वैसा एक चौक। तो चौक मतलब क्या कि हमारे यहाँ पहले हम देखते थे कि एक चौक होता था, उस चौक मतलब चौराहा, उस चौक में सब कुछ होता था। कोई कपड़े की दुकान भी होती थी, चाट पकौड़ी की दुकान भी होती थी, कोई नेताजी आते थे गांव में तो उसी चौक पे भाषण होता था, उसी चौक पे बारात भी नाचती थी, उसी चौक से लड़की भी विदा होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होकर उसी चौक पर गप्पे लड़ाते थे, गांव की कोई खबर होती थी तो उस चौक पे आती थी। तो वो चौक होता। सो ये वो चौक है जो थोड़ा लिट है, थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ा सा मॉडर्न है, ऐसा एक कंसेप्ट दिमाग में था। तो ये लिट चौक की शुरुआत हुई और मजाक मजाक में शुरू हुआ। पहले साल जब ये प्रोग्राम हुआ तब इसमें करीब 108 गेस्ट थे, अराउंड 47 सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस अलग अलग टॉपिक पे। और उसमें ऑब्वियसली कुछ वैसे सेलिब्रिटी फेसेस थे, दिव्या दत्ता थी, कुमार विश्वास जी थे, और इस्माइल दरबार थे, इरशाद कामिल थे, मोहम्मद आरिफ खान थे, केरल के जो भी गवर्नर हैं वो थे, उज्जवल निकम जो बड़े लॉयर हैं वो रहे। और कुछ हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस रखें। सो अनारकली कौर अफगानिस्तान में एक सांसद, जो अफगानिस्तान की पहली नॉन मुस्लिम महिला सांसद थी, और जब तालिबान ने वापस अभी अफगानिस्तान को अक्वायर किया तो वहां से कुछ सांसदों को भगा दिया गया जो जान बचा करके भागे। उसमें से एक अनारकली कौर थी, वो भी थी। एक बहुत सुंदर सेशन हुआ, उसमें सेना की तीनों विंग की महिलाएं थी, नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला अधिकारी रही, वैसी महिलाएं वहां थी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक वो नजरिया भी देने की कोशिश हुई। तो इस तरह से लिट चौक शुरू हुआ। साथ में लगा कि हमको इससे ना कुछ आर्ट को जोड़ने के लिए एक प्रयास होना चाहिए। सो लिट चौक ने ये किया कि शहर के आसपास के या जहां से लोग आ सकते थे, ऐसे करीब 300 आर्टिस्ट वहां परफॉर्म करते हैं। म्यूजिक, पोएट्री, डांस, सिंगिंग या स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, इस तरह के परफॉर्मेंसेस वहां होते हैं, और 300 परफॉर्मेंसेस होते हैं। सो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, आप वहां अपना आर्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा कि हमको ये एक चीज मिलती है कि देखिए शहर में इतने सारे लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं, तो वो एक उस आर्ट के लिए हमारा एक कहना चाहिए कि एक हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ये लिट चौक। आज हम कहते हैं कि आर्ट्स है, बट हिंदी में हम कला कहते हैं, और 64 कलाओं का तो हमारे हर जगह, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण। मेरे ख्याल से अगर हम और हम वेदों में बात करें तो सामवेद और उसका उपवेद गंधर्व वेद, वो तो साक्षात गीत विद्या ही है। तो शायद हम ये कॉलोनाइजेशन में भूल गए थे कि आर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है। शायद फिर वो नाग फन नृत्य हो, कृष्ण जी का, या फिर नटराज रूप हो। अच्छा, ये जब आपने 3 सेशंस लिए लिट चौक के, तब आपको फीडबैक क्या आया? मतलब नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली क्या इस तरह से हुआ कि लोगों को लगा कि हाँ, हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, हम हमारे आर्ट्स की तरफ भी करियर में देख सकते हैं, आर्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? सबकॉन्शियसली क्या आपको कुछ पता चला ऑडियंस के फीडबैक? बिल्कुल ठीक बात है। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हमको देखने को, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स निकले जिनको कुछ वैसे वहीं पर लोग मिल गए जो उनको कुछ बेहतर सिखा सकते हैं। तो वैसे कुछ लोग जो एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने उनको ले लिया, वो वहां सीखने लग गए। तो ये परफॉर्मर के नाते एक उसका गेन हुआ। दूसरा कि जब हम ऑडियंस की बात करते हैं
तो उसी ऑडियंस, जब ये 3 सीजन हो गए लिट चॉक के, तो उसी ऑडियंस के बीच में से थॉट आया कि हम क्यों ना कुछ अलग अलग सेगमेंट शुरू करें। जैसे एक महिलाओं का ग्रुप जुड़ा हुआ था, कुछ महिलाओं ने आकर के उसमें से कहा कि एक अलग से आप प्लेटफॉर्म शुरू करिए जो फीमेल सेंट्रिक हो। तो इस बार शुरू हुआ लेट वुमेन्स टॉक, वो स्पेसिफिकली महिलाओं का प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में कोशिश ये रही, अभी एक उसका पहला प्रोग्राम हुआ, उसमें करीब 300 के आसपास ऑडियंस रही होगी, 300 सवा 300। कोशिश ये थी कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हो। वो महिलाओं का हेल्थ हो सकता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, उनका एजुकेशन, उनका फैमिली लाइफ, सारी चीजें जो भी संबंधित है उस पर बात हो। बात सुनने वाले, बात करने वाले और ये सारा मजमा जमाने वाले सब महिलाएं। तो उस पूरे प्रेमाइसिस में ऐसा कोशिश किया गया कि नो मेल एंट्री है, और वो बहुत अच्छा हुआ। तो जो आप ऑडियंस की बात कर रहे थे कि वो लोगों ने अपने आप कुछ डिमांड दी, तो ये शायद हम उसको अपनी सक्सेस की तरह देखते हैं। एक दूसरा हम उसको देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े गेस्ट जो सिर्फ हमारे निमंत्रण पर आ रहे थे और वो दोबारा भी आए, तो ऑब्वियसली उस गेस्ट ने भी एंजॉय किया होगा, उसको भी कुछ अच्छा लगा होगा। नहीं तो वो बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पास तमाम समय है, वो बिना कमर्शियल्स के कहीं नहीं जाता है। वो अगर यहाँ आ रहे हैं, कुछ उनको अच्छा लगा होगा, उनको भी लगा होगा कि मुझे अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो ही वो आ रहे हैं। तो उस पार्ट पे भी मुझे लगता है कि हम लोग काफी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आखिरी मैसेज जो भी ऑडियंस को आप देना चाहें। शाबाश। साहब देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज है सर। सिंपल सा भी आप लोग बोल सकते हैं, या आपको कुछ मैं बोल रहा था आपका पेज फॉलो करो और क्या ही बोलूं ना, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है चलिए। बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम लोगों को मृत्युंजय भारत ट्रस्ट के बारे में ऑडियंस को जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं? सो मृत्युंजय भारत ट्रस्ट को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका पेज फॉलो कर लें या मैसेज करें उस पेज पर, और सिर्फ पेज तक सीमित ना रहे, नहीं तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। वो सिर्फ एक कनेक्ट करने का तरीका है। बच्चे फिलहाल तो घर गए हुए हैं, जुलाई में आएंगे। अगर जुलाई तक आपका ये ब्रॉडकास्ट हो गया तो बता दूं मैं कि जुलाई में बच्चे वापस आएंगे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में घर जाते हैं। जब बच्चा आ जाए तो आप लोग एक बार सेंटर आए, और सेंटर आए वहां देखें। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप आइए, आप देखिए और आप तय करिए कि आप क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए और कुछ दिन लगातार आइए और देखिए कि आप उसमें अपनी भूमिका कहाँ बना सकते हैं। आप खुद अपनी भूमिका बनाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल है आपका ज्ञान, अनमोल है आपका कार्य। मैं आपको और आपके सारे एंसेस्टर्स को प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग और उनकी लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव जाने होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और आप बिल्कुल फ्री है, अगर आपको कोई सा भी पार्ट इस पॉडकास्ट का अच्छा लगता है, आप उसके रील शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट इशू नहीं रहेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हितेश कास्ट चैनल को।